तो आज एडुटेरिया का अर्थशास्त्र आज शुरू करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी है उसको पहले हम एक एक करके ख़त्म करेंगे। उसके पश्चात जो इसका इंडेक्स है, जो आर्थिक बजट है, आर्थिक समीक्षा है, उसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अर्थशास्त्र एक्चुअली है क्या। अर्थशास्त्र के बारे में हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है। तो इकोनॉमिक्स जो है वह जो भी मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधि होती है उसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जिसमें कि जो भी मानव द्वारा जितने भी गतिविधि की जाती है, चाहे इकोनॉमिक प्रॉफिट हो, चाहे उनके लॉसेस हो, ये सारा का सारा इकोनॉमिक्स सेक्शन में कवर की जाती है। और इकोनॉमिक्स यह बताता है कि कैसे किसी भी वस्तु या सेवा का प्रोडक्शन किया जाए, कैसे उसका जो है वितरण किया जाए, और उपभोक्ता यानी कंज्यूमर तक उसको कैसे एक क्वालिटी के साथ उसको भेजा जाए। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो तो सीमित हैं, तो प्राकृतिक संसाधन का मिनिमम उपयोग करके मैक्सिमाइज आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है वही अर्थशास्त्र है। अर्थ का मतलब ही होता है धन। धन का मतलब होता है जो भी प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं उसको मिनिमम से मिनिमम खर्च करें और उससे मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करें। तो हम आज पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र के बारे में, कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत क्या है कि जो भी गुड्स है, सर्विस है, उसका कैसे प्रोडक्शन करना है, उसका कैसे वितरण करना है, और उपभोग की प्रक्रिया किस तरह से क्रियान्वित हो, उसके अंतर्गत अर्थशास्त्र में पढ़ी जाती है। तो उसमें एक पढ़ते हैं कि हम एक एडम स्मिथ थे जिन्होंने 1776 में एक पुस्तक प्रकाशित किए थे, द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थशास्त्र की डेफिनेशन दिए हैं और उसमें ही उन्होंने धन का विज्ञान भी कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है, समाज है, सरकार है, किस प्रकार अपने सीमित संसाधन होना चाहिए, सीमित संसाधन के द्वारा अपना असीमित शक्ति का असीमित आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल उपयोग करना है, ताकि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज का यूज करना है। क्योंकि रिसोर्सेज सीमित है लेकिन हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग उत्पादन, उपभोग, बचत, उनका जो विनियोग है, मुद्रास्फीति हो या उनका नेशनल इनकम हो, पर कैपिटा इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, ये सारे के सारे जो है इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का जो टाइप होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ शब्द से यहाँ पे पता चलता है कि माइक्रो यानी स्मॉल लेवल पे, और मैक्रो क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ माइक्रो यानी व्यापक लेवल पे, ठीक है। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र है और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि है, समाहित है। बहुत सारे जो बुनियादी चीज हैं उसको इसमें समाहित की गई है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति लेवल पे इसमें संबंधित होते हैं, जिसमें व्यक्ति हो, उसका जो खर्च हो, आमदनी हो, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। एक यानी कि एक सिंगल बिंदु पे फोकस किया जाता है, जैसे कि श्रम है, रोजगार है, ठीक है, उत्पादन है, उपभोक्ता है, वितरण है। तो लेकिन अगर समष्टि की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो व्यक्ति ने रोजगार है, जो पूंजी लगाए हैं, जो फर्म का जो है ना स्टार्टअप किए हैं, कोई कंपनी बनाई है। और मैक्रो में क्या करते हैं कि ये सारे जब बिंदु मिलते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, तो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस और जो ऑल ओवरऑल डेवलपमेंट है उसकी बात किया जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसा कि हम बताएं कि इसमें एक व्यक्ति, उपभोक्ता, फर्म के बारे में बताया जाता है, और ये सब जब कार्य करने के पश्चात अंततः जब उसमें प्रोडक्शन हो जाती है तो उसके अंतर्गत उसको कैसे और सुचारू रूप से किया जाए, तो उसमें रोजगार, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, बजट इत्यादि आते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत कहते हैं।
ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कीमत का सिद्धांत कहते हैं, लेकिन इसको इनकम और रोजगार, क्योंकि ऑल ओवरऑल जो इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो समष्टि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो मुख्य घटक हैं, अभी बताए थे कि उसमें कंज्यूमर आते हैं, प्रोडक्शन आते हैं, प्राइस जो थ्योरी है, प्रिंसिपल है, वो आते हैं। लेकिन समष्टि के अंतर्गत जो उनका फिजिकल पॉलिसी है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, सरकारी जो बजट हैं, मुद्रा की आपूर्ति, साख सृजन है, एक्सचेंज रेट जो है, भुगतान संतुलन, यानी ऑल ओवरऑल जो घटक हैं इसमें प्रोडक्शन के पश्चात वो समष्टि अर्थशास्त्र के घटक होते हैं। अब है कि अर्थशास्त्र का परिभाषा तो देख लिए, अब है कि अर्थशास्त्र और उसके कुछ क्षेत्र हैं। तो हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स हैं उसके जो एरियाज हैं मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो आते हैं जो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कृषि और संबंधित क्षेत्र जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, वानिकी हो गया, जो भी आपका कोल माइनिंग है, स्टील आयरन माइनिंग है, जो भी खनन और उत्खनन से संबंधित है, ये सारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। और जब भारत आज़ाद हो रहे थे 1950 के आसपास, तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान 50% से अधिक था। लेकिन इसमें क्या है कि धीरे धीरे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बढ़ोतरी के कारण प्राइमरी सेक्टर का अभी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी टोटल जो जीडीपी में है वो लगभग 19.62% का योगदान है टोटल 100 में। ठीक है, तो कैसे देख रहे हैं कि 50% जो आज़ाद भारत में था, कैसे धीरे धीरे घटते वो 19.62% पे सीमित हो गया। तो आखिर कोई तो सेक्टर होगा जो बढ़ोतरी हुआ होगा, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर हैं जो प्राइमरी सेक्टर के जो कच्चे माल हैं उसका उपयोग करके वो गुड्स को बनाते हैं। ठीक है, यानी प्राइमरी सेक्टर्स के उत्पाद को ही प्रयोग करके ये अपना वस्तु का उत्पाद करते हैं। और इस सेकेंडरी सेक्टर को एक इंडस्ट्रियल एरिया भी कहते हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उसको आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि में कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं, यह द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, और इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि प्रोडक्शन से संबंधित है, जिसमें से आता है विनिर्माण हो, गैस हो, जल हो, विद्युत आपूर्ति हो, खनन हो, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। और भारत में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 2024-25 के बजट में देखा गया कि 27.62% है, यानी प्राइमरी सेक्टर 19.62% और सेकेंडरी 27.62%। ठीक है, अब टर्सरी सेक्टर क्या है? तो टर्सरी सेक्टर से तात्पर्य यह है कि जब यह कच्चे माल बनाती है, कच्चे माल का प्रोडक्शन करती है और इसी कच्चे माल का उपयोग द्वितीय सेक्टर करती है। तो जब मटेरियल बन गया तो उससे कोई तो होगा जो सेवा प्रोवाइड करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे उनका जो आर्थिक गतिविधि में बैंकिंग हो, ठीक है, और उनको सुचारू रूप से करने के लिए लोक प्रशासन हो। तो टर्सरी सेक्टर क्या है? सेवा प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस सेवाओं का हस्तांतरण किसको करती है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को यह सेवाएं देती है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं? इसमें व्यापार आते हैं, होटल, रेस्तरां, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है, संचार है, कम्युनिकेशन है, भंडारण है, जो वित्तीय सेवाएं जैसे बैंकिंग है, यूपीआई सर्विस है, बीमा है, लोक प्रशासन है, तो ये सारे टर्सरी सेक्टर में आते हैं। अभी देखिए कि जो टर्सरी सेक्टर में योगदान है 50% से ज़्यादा है। टर्सरी सेक्टर 55.34%। तो कैसे? जब आज़ाद भारत था तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान मोर देन 50% था और अभी जस्ट रिवर्स होकर के टर्सरी सेक्टर 55.34% हो गया है और प्राइमरी सेक्टर 19.62% पे अटक गई है। ठीक है, तो 3 सेक्टर हो गए। चतुर्थ सेक्टर एक्चुअली ये अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर जो है ये सेवाएं से हैं। कैसी सेवाएं? तो उन्नत रूप से सेवाएं। ठीक है, जिसमें कि सूचना का संग्रहण हो, सूचना का अध्ययन किया जाता हो, विश्लेषण किया जाता हो, ये सब क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। पंचम क्षेत्र
जो आते हैं यह उच्च किस्म की सेवा से संबंधित है, जिसमें से गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल को भी शामिल इसमें किए जाते हैं, जिसमें जो हाई लेवल के सरकारी अधिकारी हैं, कंपनी है, व्यवसाय के जो हायर मैनेजमेंट हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके कानूनी जो सलाहकार आते हैं वो पंचम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं इकोनॉमिक्स का जो वर्गीकरण करते हैं, तो राज्य सरकार की जो भूमिका है उसके आधार पे देखते हैं। तो उसके आधार पे पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब विभिन्न अवस्था के आधार पर देखते हैं, यानी पर कैपिटा इनकम के अनुसार से देखते हैं। तो उसमें डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री आते हैं। और कुछ जो इंटर रिलेशन, क्रॉस बाउंड्री इंटर रिलेशन जो आते हैं उसमें ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी आते हैं। तो एक एक करके समझते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। जैसा कि है कि कैपिटलिज्म इकोनॉमी, कैपिटलिज्म इकोनॉमी इसका मतलब ये होता है कि उस राज्य का, उस देश का जो आर्थिक क्रियाएं होगा उसका जो नियंत्रण होगा वो मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है। जैसे यूएसए का जो इकोनॉमी है वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे आधारित है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह होता है कि कोई भी वस्तु हो उसका, या कोई भी वस्तु हो या कोई भी मटेरियल हो, उसका क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, यह टोटल का टोटल मार्केट तय करती है। उसमें सरकार की कोई भी भूमिका नहीं रहती है। ठीक है, तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। उसमें समाज को बहुत पीछे रखा जाता है, समाज का जो ओवरऑल जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि उस राज्य का कैपिटलिज्म कैसे ज़्यादा बढ़े इसके लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इनका योगदान होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि 1776 में जो एक एडम स्मिथ थे, उनका पुस्तक आया था द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किए थे। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि बाजार नियंत्रण बाजार कीमत जो है बाजार तय करती है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। नेक्स्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था, जैसा कि इसमें तात्पर्य है कि समाज, यानी समाज को इसमें लेकर चलने की बात की गई है। ठीक है, और इस व्यवस्था को राज्य व्यवस्था भी कहा जाता है, यानी राज्य अर्थव्यवस्था। इसमें क्या है कि कोई भी चीज का जो उत्पादन है, आपूर्ति है, कीमत है, यह सबका फैसला कौन करती है? गवर्नमेंट के अंदर आती है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर आएगी तो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कहेगी, समावेशी विकास की बात करेगी, समाज के हर समुदाय को एक मुख्य धारा में लाने के लिए कोशिश करती है उसमें। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को गैर जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, और इस व्यवस्था में केंद्रीकृत नियोजन अर्थव्यवस्था आती है। ठीक है, हम देखते हैं कि जो राज्य व्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में कार्ल मार्क्स जो थे, एक जर्मन दार्शनिक थे, उन्होंने एक जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत दिए। और इसमें देखते हैं कि जो बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई थी 1917 में, उसके बाद यह समाजवादी अर्थव्यवस्था को वहाँ पे नजर आती है। उसके पश्चात तो आदर्श रूप से चाइना में देखते हैं कि 1949 में जो साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है चाइना में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें हम वही पढ़ रहे थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया का बाजारी नियंत्रण होता है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और किस कीमत पे बेचना है, ये सारा का सारा मार्केट तय करती है। ठीक है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन जो है उपभोक्ता के पसंद के अनुसार किया जाता है, इसलिए वहाँ उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है। ठीक विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, यह सरकार नियंत्रण करती है, और इसमें जो है सामाजिक कल्याण को ध्यान में रख के किया जाता है। और जहाँ पे पूंजीवादी में उपभोक्ता का प्रभुत्व होता है, वहीं पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुत्व बाधित होती है। ठीक है, क्योंकि यह गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नेक्स्ट है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होगा कि जिसमें कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का योगदान होगा और कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था का योगदान होगा।
तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होते हैं कि सरकारी और निजी का सह अस्तित्व होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि समाज को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है और कुछ वस्तु, कुछ मटेरियल पे बाजार पे भी कीमत नियंत्रण, बाजार पे भी छोड़ा जाता है, लेकिन उनका जो है एक रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा दिया जाता है कि वो मनमानी ढंग से ना करें, ठीक है। तो मिक्स में क्या है, पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण होते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अभी हम भारत में देखने को मिलता है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि अब हम देखते हैं कि कहा जाता है कि जो यूएसए है, ब्रिटेन है, स्विट्जरलैंड है, जितने भी जर्मनी, फ्रांस, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है। और भारत जो है, भारत का लक्ष्य भी है कि हम 2047 तक, जब भारत अपनी आज़ादी का एक शताब्दी समारोह बनाएगी, तब यह विकसित देश होने की परिकल्पना को साकार करेगी। तो विकसित और विकासशील में क्या अंतर है, कैसे हम समझेंगे कि यह देश विकसित है और यह देश विकासशील है? तो उसके लिए एक वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, वह एक पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिसमें कि वह देखे हैं कि हर एक 3 साल में जो भी इन्फ्लेशन हो, मंदी हो या मुद्रास्फीति हो, ध्यान में रखकर हर एक 3 साल का जो एवरेज इनकम हो, उस जो राष्ट्र का इनकम में उस राष्ट्र की जनसंख्या से डिवाइड करने पे जो पर कैपिटल, जो प्रति व्यक्ति आय आते हैं, अगर वह इनकम $12,695 या उससे अधिक हो, जिस देश की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,695 या उससे अधिक हो, वह डेवलप्ड कंट्री आते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री कहलाते हैं, ठीक है। और ये निकाला कैसे जाता है, तो उस देश की टोटल इनकम में उस देश की टोटल जनसंख्या से डिवाइड किया जाता है, और जो आते हैं वह प्रति व्यक्ति आएंगे, ठीक है। तो